दुनिया जैसी है उसे समझने के लिए हमें उसके अंदरूनी विरोधाभासों को देखना होगा। ये शब्द शायद किसी विचारक के न हों, पर आज की हमारी चर्चा का सार जरूर बताते हैं। नमस्कार और इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम पश्चिमी दुनिया के भीतर पनप रहे कुछ ऐसे ही गहरे विरोधाभासों और बढ़ते आंतरिक संघर्षों को समझने की कोशिश करेंगे। ये विश्लेषण इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख पर आधारित है। और देखिए, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही, साथ ही उन सभी के लिए भी जो वैश्विक राजनीति में क्या चल रहा है इसकी बदलती हवाओं को महसूस करना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम गृह युद्ध या गहरे सामाजिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है अफ्रीका, मिडल ईस्ट या शायद साउथ एशिया के देशों पर, जहां हम अधूरे राष्ट्र निर्माण या फिर जातीय धार्मिक तनाव की बात करते हैं। लेकिन क्या पश्चिम, जिसे हम काफी समय से स्थिरता का प्रतीक मानते आए हैं, क्या वो अब खुद ऐसे ही किसी मोड़ पर खड़ा है? चलिए इसी पहेली को। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग 8 दशकों तक पश्चिमी देशों ने, आप कह सकती हैं, एक अभूतपूर्व आंतरिक शांति का अनुभव किया। इसकी नींव में कई चीजें थीं। आर्थिक समृद्धि थी, मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं, सामाजिक कल्याणकारी राज्य थे और एक तरह की व्यापक राजनीतिक सहमति भी थी, जिसने वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों विचारधाराओं को सिस्टम के अंदर जगह दी। पर हाल के वर्षों में ये तस्वीर नाटकीय रूप से बदली है। ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा तीखा हो गया है। अब प्रवासियों को लेकर गुस्सा बढ़ा है और बुनियादी मूल्यों पर टकराव इस हद तक पहुंच गया है कि ये सिविल वॉर या गृह युद्ध जैसे शब्द ये अब सिर्फ एकेडमिक बहसों या सिर्फ हाशिए के गुटों तक सीमित नहीं रहे। ये अब मुख्य धारा की चिंता बन गए हैं। पश्चिम के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज हमारा मिशन यही समझना है, इन स्रोतों के आधार पर पश्चिम में ये विभाजन क्यों और कैसे गहरा रहा है, टकराव के मुख्य बिंदु क्या हैं, और शायद सबसे अहम सवाल, भारत के नजरिए से इसके क्या मायने हैं। अगर आप सबको वैश्विक मामलों और करंट अफेयर्स का ऐसा गहरा विश्लेषण पसंद है, खासकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के नजरिए से, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई विचार आए तो नीचे टिप्पणी में जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं पश्चिम के इतिहास की। ऐसा तो नहीं है कि वहां हमेशा से शांति रही हो। इंग्लिश सिविल वॉर, अमेरिकी गृह युद्ध, यूरोप के धार्मिक युद्ध, फिर 2 विश्व युद्ध, संघर्षों की तो एक लंबी लिस्ट है। तो फिर 1945 के बाद ऐसा क्या बदला कि शांति आई, और अब ऐसा क्यों लग रहा है कि वो दौर शायद खत्म हो रहा है? हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, युद्ध के बाद की शांति के कई आधार थे। आर्थिक विकास था, जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरा। मजबूत लोकतंत्र था, जिसने सबको भागीदारी दी। कल्याणकारी राज्य थे, जिन्होंने सामाजिक सुरक्षा दी। और एक राजनीतिक मध्य मार्ग था, जिसने अतिवाद को हावी नहीं होने दिया। लेकिन अब लगता है ये आधार कमजोर पड़ रहे हैं। खासकर पिछले कुछ सालों की कुछ घटनाओं ने इस चिंता को और हवा दी है। लगता है पश्चिम का आंतरिक संतुलन बिगड़ रहा है। कौन सी घटना ने? लेख में कुछ हालिया उदाहरण दिए गए शायद। हाँ बिल्कुल, जैसे अमेरिका में देखिए, पिछले हफ्ते यूटा में चार्ली किर्क नाम के एक जाने माने रूढ़िवादी कार्यकर्ता की हत्या हुई। इस एक घटना ने अमेरिकी राजनीति में जैसे भूचाल ला दिया। ट्रंप प्रशासन और उनके जो दक्षिणपंथी समर्थक हैं, उन्होंने इसे फौरन कट्टरपंथी वामपंथियों का युद्ध कृत्य यानी एक्ट ऑफ वॉर कह दिया। ये दिखाता है कि राजनीतिक विरोध को किस नजर से देखा जा रहा है। बाप रे, एक्ट ऑफ वॉर। हाँ, और ठीक उसी समय अटलांटिक के दूसरी तरफ लंदन में टॉमी रॉबिन्सन, जो एक मुखर राष्ट्रवादी और अप्रवासी विरोधी आवाज हैं, उन्होंने एक बड़ी पैट्रियट रैली की। इस रैली में अप्रवासी विरोधी गुस्सा तो साफ था ही, साथ ही हेट स्पीच पर जो नकेल कसने की सरकारी कोशिशें हो रही हैं, उसके खिलाफ भी जबरदस्त नाराजगी थी। और ये दिलचस्प है कि चार्ली कर्क का नाम लंदन की उस रैली में भी गूंजा। ये महज संयोग तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि अमेरिका का जो मैगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन है, और ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद पनप रहा है, उनके बीच एक वैचारिक और आप कह सकती हैं भावनात्मक जुड़ाव है। दोनों ही आंदोलनों का केंद्रीय नारा एक जैसा है, अपने देश को वापस लेना। अच्छा। और ये सिर्फ अमेरिका या ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं है। आप पूरे यूरोप में देखिए, जर्मनी में एएफडी पार्टी का मजबूत होना, या फ्रांस में नेशनल रैली, जो पहले नेशनल फ्रंट थी, उसका प्रभाव बढ़ना, ये सभी पार्टियां अप्रवासी विरोधी हैं।
लोक लुभावन है, राष्ट्रवादी हैं और ये स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं। तो ये जो अलग अलग देशों में हमें चिंगारियां दिख रही हैं, ये दरअसल एक बड़ी आग का संकेत है। मतलब क्या युद्ध के बाद जो पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाएं बनी थीं, वो अब अपने ही समाज के अंदरूनी झगड़ों को संभालने में नाकाम हो रही हैं? ये एक बहुत गंभीर और सही सवाल है। देखिए, भले ही अभी सड़कों पर टैंक ना चल रहे हों या बड़े पैमाने पर हथियारबंद संघर्ष ना हो रहा हो, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और वैचारिक खेमेबंदी वो निश्चित रूप से युद्ध जैसी हो गई है। भाषा बहुत आक्रामक हो गई है। हाँ, लेख में स्टीव बैनन जैसे लोगों का जिक्र है। वो तो अमेरिकी राजनीति को सचमुच एक युद्ध की तरह देखते हैं। सही कहा आपने। स्टीव बैनन, जिन्हें मागा आंदोलन का एक प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है, वो तो खुले तौर पर उदारवादी अभिजात वर्ग और वैश्विकतावादियों के खिलाफ वैचारिक हथियार उठाने की बात करते हैं। और चार्ली किर्क की हत्या के बाद तो इस तरह की भाषा और भी तीखी हो गई। स्टीवन मिलर, जो ट्रंप के एक और करीबी सहयोगी रहे, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिका को खतरा विदेशी ताकतों से नहीं है, बल्कि देश के अंदर मौजूद आतंकवादी आंदोलन यानी राजनीतिक विरोधियों से है। वो डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाते हैं कि वो दक्षिण पंथ के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं। ये तो सिर्फ बयानबाजी से कहीं ज्यादा गंभीर लगता है। अच्छा, अगर हम इस आंतरिक युद्ध की स्थिति को और गहराई से देखें, तो लेख कहता है कि इसके 3 मुख्य मोर्चे हैं। हाँ, इस टकराव के आप कह सकती हैं 3 मुख्य वैचारिक रण क्षेत्र है। पहला है मूल्यों का टकराव, वैल्यूज। दूसरा है आप्रवासन का मुद्दा, इमिग्रेशन। और तीसरा है विदेश नीति की दिशा, फॉरेन पॉलिसी। और ये तीनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और पश्चिम के समाज को मतलब बीच से फाड़ रहे हैं। चलिए पहले मोर्चे पर बात करते हैं, मूल्यों पर। यह मुख्य टकराव किन के बीच है और किस बात को लेकर है? यहाँ सीधी टक्कर है स्थापित उदारवादी प्रतिष्ठान और उभरते हुए लोक लुभावन आंदोलनों के बीच। देखिए, लोक लुभावनवाद को समझना जरूरी है। मोटे तौर पर यह एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो आम लोगों को, द पीपल, एक भ्रष्ट या अभिजात्य वर्ग, द एलीट, के खिलाफ खड़ा करती है। उदारवादी खेमा जो है वो व्यक्तिगत अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बहुसंस्कृतिवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देता है। और लोक लुभावन खेमा इसके ठीक विपरीत? लोक लुभावन खेमा उन लोगों की भावनाओं को आवाज देता है जो महसूस करते हैं कि ये जो उदारवादी वैश्विक व्यवस्था है उसने उन्हें पीछे छोड़ दिया है या उनकी अनदेखी की है। वो राष्ट्रवाद पर जोर देते हैं, अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं पर और राष्ट्रीय संप्रभुता पर। कई बार इसमें यहूदी ईसाई मूल्यों को बचाने या श्वेत बहुमत के कथित पारंपरिक प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने की बात भी शामिल होती है। अच्छा, इन लोक लुभावन समर्थकों को लगता है कि उदारवादियों की जो विविधता और वैश्विकता की नीतियां हैं वो उनकी विरासत और पहचान के साथ धोखा है। वहीं उदारवादियों की नज़र में ये लोक लुभावन राष्ट्रवाद खतरनाक है, विदेशी विरोधी है, जिनोफोबिक है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये मूल्यों का टकराव तो वाकई बहुत गहरा लग रहा है। अब दूसरे मोर्चे पर आते हैं, आप्रवासन, इमिग्रेशन। लेख इसे शायद सबसे विस्फोटक मुद्दा बताता है। यहाँ क्या स्थिति है? हाँ, आप्रवासन का मुद्दा पश्चिम में हमेशा से संवेदनशील रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में ये ध्रुवीकरण का एकदम केंद्र बन गया है। उदारवादी खेमा और इसमें कुछ हद तक व्यापारिक हित भी जुड़े हैं, जैसे सस्ता श्रम मिलना। वो अपेक्षाकृत खुली सीमाओं का समर्थन करते हैं। वो आप्रवासन के मानवीय और आर्थिक लाभों पर जोर देते हैं, जबकि लोक लुभावन इसका ठीक उल्टा तर्क देते हैं। बिल्कुल। लोक लुभावन कहते हैं कि बड़े पैमाने पर आप्रवासन, खासकर अवैध आप्रवासन, इससे सार्वजनिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा पर बोझ पड़ता है, स्थानीय मजदूरों की मजदूरी कम होती है और समाज का जो सांस्कृतिक ताना बाना है वो कमजोर होता है। इसी से जुड़ी एक बहुत ही विवादास्पद थ्योरी भी है, ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये पहले हाशिए पर थी, लेकिन अब कुछ दक्षिणपंथी हलकों में मुख्य धारा में आ गई है। ये ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी, ये क्या है? इसका आरोप क्या है? ये एक तरह का षड्यंत्रकारी विचार है। इसके अनुसार एक कथित अभिजात वर्ग यानी एलीट क्लास जानबूझकर पश्चिमी देशों की जो मूल श्वेत आबादी है उसको बाहर से आए आप्रवासियों, खासकर गैर श्वेत आप्रवासियों से बदल रहा है ताकि वो अपनी सत्ता और नियंत्रण बनाए रख सकें। ये विचार बेहद विभाजनकारी है और नस्लवादी हिंसा को भी इसने कई बार बढ़ावा दिया है। आप्रवासन पर यह गुस्सा उन आर्थिक नीतियों से भी जुड़ा है जिनके तहत नौकरियां विकसित देशों से बाहर भेजी गईं, आउटसोर्सिंग,
जबकि सस्ता श्रम देश के अंदर लाया गया। इनसोर्सिंग। लोक लुभावन इन नीतियों को पलटने का वादा करते हैं। ये वाकई चिंताजनक है कि इस तरह के विचार मुख्य धारा में जगह बना रहे हैं। अब तीसरे मोर्चे पर आते हैं, यानी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। यहाँ क्या मतभेद हैं? यहाँ भी उदारवादी और लोक लुभावन बिल्कुल विपरीत दिशाओं में खड़े दिखते हैं। उदारवादी खेमा जो है वो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, बहुपक्षवाद यानी मल्टीलैटरलिज्म, कई देशों का मिलकर काम करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान और दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने का हिमायती है। वे यूरोपीय संघ और नाटो जैसे संगठनों को स्थिरता और सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं। और लोक लुभावन इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। अमेरिका फर्स्ट, ब्रिटेन फर्स्ट या यूनाइट द किंगडम जैसे नारे इसी सोच से निकले हैं। लोक लुभावन नेता विदेशी मामलों में उलझने, खर्चीले सैन्य गठबंधनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को शक की निगाह से देखते हैं। उनका तर्क ये है कि ये सब वैश्विक अभिजात वर्गों के हितों को साधते हैं, आम नागरिकों के नहीं। वो राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता को सबसे ऊपर मानते हैं। इसी संदर्भ में शायद ये समझना आसान हो जाता है कि क्यों ट्रंप प्रशासन ने यूएसएआईडी यानी अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, एनपीआर, नेशनल पब्लिक रेडियो और वॉइस ऑफ अमेरिका, अमेरिकी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सेवा जैसी संस्थाओं को निशाना बनाया या उनके बजट में कटौती की कोशिश की। एकदम सही। उन पर आरोप यही लगाया गया कि ये संस्थाएं अमेरिकी करदाताओं के पैसे से विदेशों में उदारवादी मूल्यों और एजेंडे का प्रचार करती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कई मागा नेता, जिसे सोरोस संचालित एनजीओ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मतलब जॉर्ज सोरोस जैसे उदारवादी अरबपतियों द्वारा फंडेड एनजीओस, उसकी आलोचना वे शायद कई गैर पश्चिमी देशों की सरकारों से भी ज्यादा जोर शोर से करते हैं। ये दिखाता है कि उनके लिए लड़ाई का मुख्य मैदान अब देश के भीतर ही है। ये पूरी तस्वीर तो पश्चिम के भीतर एक गहरे वैचारिक, आप कह सकते हैं गृह युद्ध जैसी ही लग रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? ये सब उथल-पुथल भारत को कैसे प्रभावित कर सकती है? देखिए, भारत के लिए इसके कई गंभीर निहितार्थ हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला और सबसे सीधा असर पड़ सकता है भारतीय डायस्पोरा पर। पश्चिम में खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे एंग्लो सैक्सन देशों में लाखों भारतीय रहते हैं। 1960 के दशक के बाद से भारत के पढ़े लिखे, पेशेवर और कुशल कामगारों ने पश्चिम की जो अपेक्षाकृत खुली आप्रवासन नीतियां थीं, उनका लाभ उठाकर वहां अपना भविष्य बनाया है। हाँ, ये तो है। लेकिन अब जब लोक लुभावन राष्ट्रवाद बढ़ रहा है और आप्रवासन पर गुस्सा तेज हो रहा है, तो ये गुस्सा भारत और भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ भी मुड़ सकता है। इसके कुछ संकेत पहले भी दिखे हैं और ये प्रवृत्ति तेज होने की आशंका है। यानी सामाजिक स्तर पर तनाव बढ़ सकता है। और आर्थिक मोर्चे पर क्या असर पड़ सकता है? आर्थिक रूप से भी भारत को नुकसान हो सकता है। ये जो लोक लुभावन ताकतें हैं, ये वैश्वीकरण की विरोधी हैं। वे संरक्षणवादी नीतियों की बात करती हैं, व्यापार पर टैरिफ लगाने की, आउटसोर्सिंग को रोकने की। अगर पश्चिम में ऐसी नीतियां लागू होती हैं और कुछ हद तक उदारवादी खेमा भी दबाव में आकर इन्हें अपना सकता है, तो भारत जैसे देश के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। भारत ने वैसे भी वैश्वीकरण की दौड़ में देर से भाग लेना शुरू किया था। हम 20वीं सदी में चीन या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की तरह निर्यात आधारित विकास का पूरा फायदा नहीं उठा पाए। अब जब पश्चिम खुद ही वैश्वीकरण से पीछे हट रहा है, तो भारत के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। एक दिलचस्प विरोधाभास भी उभर रहा है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत में कुछ चिंताएं थीं कि पश्चिमी उदारवादी खेमा शायद लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मुद्दों पर भारत पर ज्यादा दबाव डालेगा। शायद इसीलिए भारतीय प्रतिष्ठान में कुछ लोग ट्रंप की वापसी को लेकर उत्साहित भी थे। लेकिन अब क्या तस्वीर बदल रही है? हाँ, अब दिल्ली में शायद ये एहसास गहरा रहा है कि पश्चिमी लोक लुभावन ताकतों के साथ भारत के विरोधाभास शायद कहीं ज्यादा गहरे और गंभीर हैं, खासकर आप्रवासन और आर्थिक वैश्वीकरण के मुद्दों पर। देखिए, उदारवादियों की मानवाधिकारों पर आलोचना भले ज्यादा सुनाई देती हो, लेकिन उसका जमीनी असर शायद उतना तात्कालिक न हो। दूसरी तरफ लोक लुभावन अगर सत्ता में आते हैं, तो उनकी नीतियां जैसे वीजा नियमों को सख्त करना, भारतीय पेशेवरों के लिए अवसर कम करना या व्यापार बाधाएं खड़ी करना, वो बहुत जल्दी और सीधे तौर पर भारत के आर्थिक और सामाजिक हितों को चोट पहुंचा सकती हैं।
उनकी कथनी और करनी में अंतर कम हो सकता है, जिसका नुकसान ज्यादा वास्तविक होगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि पश्चिम अब पहले जैसा स्थिर और एकजुट नहीं रहा। वो साझा मूल्य और संस्थाएं जिन पर युद्ध के बाद की सहमति बनी थी, वो अब दरक रही हैं। निश्चित रूप से वो जो परंपरागत उदार लोकतांत्रिक सहमति थी, लिबरल डेमोक्रेटिक कंसेंसस, वो टूट रही है। पश्चिम अब सिर्फ अलग-अलग देशों के बीच ही नहीं बटा है, बल्कि हर देश अपने भीतर भी गहरे तौर पर विभाजित है, मूल्यों को लेकर, पहचान को लेकर, भविष्य की दिशा को लेकर। पश्चिमी समाजों की स्थिरता को अब मतलब हल्के में नहीं लिया जा सकता। बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र अपने भीतर पनप रही इस खाई को पाट पाएंगे या ये विभाजन और गहराएगा? ऐसे बदलते और कह सकते हैं अनिश्चित माहौल में भारत को अपनी रणनीति कैसे बनानी चाहिए? देखिए, भारत के राजनीतिक नेतृत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े लोगों को पश्चिम को समझने का अपना नजरिया बदलना होगा। पश्चिम को एक अखंड इकाई, एक मोनोलिथिक वेस्ट या सिर्फ सामूहिक पश्चिम के रूप में देखना अब काफी नहीं है। हमें पश्चिम के भीतर मौजूद विभिन्न राजनीतिक गुटों, विचारधाराओं और उनके आपसी तनावों को ज्यादा गहराई से, ज्यादा सूक्ष्मता से समझना होगा। मतलब सिर्फ सरकारों से बात करना काफी नहीं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ सरकारों से नहीं, बल्कि विपक्ष से, थिंक टैंक्स से, सामाजिक आंदोलनों से, यानी विभिन्न राजनीतिक धाराओं से संवाद स्थापित करना होगा। और हमारे अपने थिंक टैंक और अकादमिक संस्थानों को भी पश्चिमी समाजों और राजनीति के अध्ययन पर ज्यादा ध्यान और संसाधन लगाने की जरूरत है। यानी पश्चिम की इस अंदरूनी जटिलता को समझे बिना हम अमेरिका, यूरोप या एंग्लो सैक्सन दुनिया के साथ अपने रिश्ते प्रभावी ढंग से नहीं साध सकते। बिल्कुल। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो पश्चिम के भीतर चल रहे इस मंथन और संघर्ष को समझना ही आने वाले समय में भारत की विदेश नीति की सफलता की कुंजी होगी। हमें ये पहचानना होगा कि पश्चिम आज देशों के बीच भी बंटा हुआ है और देशों के भीतर भी। इस बहुस्तरीय जटिलता को ध्यान में रखकर ही भारत अपने दीर्घकालिक हितों को सुरक्षित रख पाएगा। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण के आधार पर पश्चिमी दुनिया के भीतर बढ़ते तनावों, उनके मूल कारणों यानी मूल्यों, आप्रवासन और विदेश नीति पर गहरे मतभेद और भारत के लिए इसके संभावित नतीजों पर विस्तार से नजर डाली। और निष्कर्ष यही है कि पश्चिमी समाज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। उनका ये आंतरिक संघर्ष न केवल उनकी अपनी स्थिरता और भविष्य को तय करेगा, बल्कि इसका असर पूरी वैश्विक व्यवस्था और भारत जैसे महत्वपूर्ण देशों पर पड़ना तय है। और अब श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। जैसे जैसे पश्चिम अपने आंतरिक संघर्षों में उलझ रहा है, क्या दुनिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है? क्या इससे भारत के लिए कोई नई रणनीतिक जगह बन रही है या फिर नई चुनौतियां उभर रही हैं जिन पर हमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है? इस जटिल विषय पर सबके अपने विचार हो सकते हैं। क्या पश्चिम में हो रहे इन बदलावों को लेकर कोई खास पहलू ध्यान खींचता है? अपने विचार नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। अगर ये गहन चर्चा विशेषकर यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य के विश्लेषणों से न चूकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।